नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और अपन लोग क्या पढ़ रहे थे राजस्थान की हिस्ट्री, जिसमें अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग वंश पढ़ने थे, जिसमें अपन चौहान वंश पढ़ रहे थे। और सबसे पहले चौहान कहाँ पे आए थे? सांबर। तो सांबर हमने पढ़ लिया, उसके बाद रणथंभौर आए थे। तो रणथंभौर लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें लास्ट में हम भी चौहान थे, उनकी कुछ उपलब्धियां थी, वो दिखाने के लिए टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने अगले वीडियो के लिए बोल दिया था। तो अपन पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे रणथंभौर में जो चौहान शासक थे वो कौन थे? गोविंदराज। गोविंदराज कौन से गोविंदराज थे? ये वही गोविंदराज थे जो सांबर की पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, जिन्हें इनके चाचा हरिराज ने हटा दिया और ये कहाँ आ गए? रणथंभौर। 1194 ईस्वी में गोविंदराज द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश का शासन की स्थापना कर दी गई। इसके बाद अपने बालनड आए, बालनड के बाद पहलादन आए। पहलादन के बाद एक ऐसे शासक थे जिनका नाम था बीन नारायण। बीन नारायण एक ऐसे शासक थे जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से लड़ते हुए मारे गए, है ना? ये पढ़ा। इसके बाद अपने पढ़ा बीन नारायण के बाद कौन आए थे? बागभट्ट। बागभट्ट ने क्या किया? दिल्ली के शासक थे नासिरुद्दीन महमूद, जिन्होंने क्या किया? रणथंभौर पर काफी अटैक किए, लेकिन एक भी अटैक में सफल नहीं रहे। मतलब रणथंभौर पर काफी बार आक्रमण किए, लेकिन एक भी आक्रमण में सफल नहीं रहे। नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद आए थे। ओके, अब अपने बागभट्ट हो गए। बागभट्ट के बाद जयत्र सिंह आए थे। जयत्र सिंह ने टोटल 32 साल तक शासन किया था रणथंभौर पे, है ना? और इन्होंने 32 साल तक शासन करने के बाद जो अपनी राजगद्दी थी वो अपने पुत्र हम्बीर को दे दी। मैंने एक बार पिछली बार क्वेश्चन किया था कि कमेंट करना कि सांबर के कौन से शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अपना सिंहासन अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र और पिता दोनों के नाम लिखने हैं आपको। यहाँ पे हम्बी चौहान के बारे में अपन ने पढ़ा था कि हम्बीर जी 1182 से आए थे और 1301 तक आए थे। हम्बीर चौहान के टाइम पे जो साका हुआ था वो राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। इससे पहले 1298 में जैसलमेर में भी हुआ था, लेकिन मैंने बताया था उसमें केसरिया या जौहर में से एक चीज हुई थी। और साका किसको बोलते हैं? याद तो होगा, जिसमें महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है और पुरुषों द्वारा केसरिया। केसरिया। अब साका, सॉरी एक सेकेंड, साका किया गया था, है ना? तो इसमें क्या मतलब महिलाओं द्वारा, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके द्वारा अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है और पुरुष केसरिया कपड़े पहन के क्या करते हैं? युद्ध में लड़ने के लिए चले जाते हैं, है ना? ये होता है अपना साका, जिसमें जौहर और केसरिया दोनों होते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि हम्बीर की जो रानी थी इनका नाम था रंग देवी। रंग देवी ने क्या किया था? जौहर किया था और हम्बीर ने केसरिया किया था। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब अपने जो हम्बीर चौहान थे इन्होंने क्या किया? दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया? अपने चारों ओर के जो शासक थे उनको जीत लिया, जैसे चित्तौड़ से समर सिंह, आबू से प्रताप सिंह, भीमरस से अर्जुन, है ना? इनको जीत लिया। इसके जब ये हर जगह हर क्षेत्र को जीतते जा रहे थे तो जलालुद्दीन खिलजी को पता लगा, दिल्ली में बैठा था, कि भैया राजस्थान के रणथंभौर में एक ऐसा शासक है जो अपने आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत रहा है। अगर उसने सारे क्षेत्र जीत लिए तो मेरी गद्दी के लिए खतरा है। तो भाई जलालुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी वो अपना सारा सामान लेके अटैक करने आ गए अपने साथियों के साथ, सैनिकों के साथ। उन्होंने पहला युद्ध किया 1190 में, है ना? वो विफल हो गया, चले गए। वापिस आए जलालुद्दीन खिलजी तैयारी वैयारी करके, 1 साल का गैप लेके 1292 में आ गए, सॉरी 1192 में आ गए, फिर अटैक किया। लेकिन वो 9 महीने तक हम्बीर के बाहर बैठे रहे रणथंभौर के लेके, लेकिन उन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अब इन्हें जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनको लगा कि भाई निकल लो यहाँ से, अब अपनी पार पड़ने वाली नहीं है। तो जलालुद्दीन खिलजी चले गए। तो उस टाइम पे किसी सैनिक ने बोला कि सर अपन तो किले को फतेह करने आए थे, कैसे जा रहे हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी का एक वाक्य था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बालों के बराबर भी नहीं समझता, है ना? तो याद रहेगा कि किस शासक ने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने, कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बालों के बराबर नहीं समझता। कौन सा किला? रणथंभौर का। और रणथंभौर का शासक कौन था? हम्बीर। याद रहेगा। इसके बाद जलालुद्दीन के बाद उन्होंने अपने अलाउद्दीन खिलजी ऐसा साम्राज्यवादी शासक था, उसको लगता था कि अपन ही दूसरा वो है सिकंदर, है ना? वो सिकंदर बनना चाहता था, वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था। विश्व को जीतते जीतते उसके कानों में कहीं से किसी ने बोला कि साहब अगर आप अपने इस विश्व को जीतना चाहते हो इससे पहले दक्षिण भारत को जीत लीजिए, है ना? तो वो दक्षिण भारत को जब जीतने जा रहा था तो उसे पता चला कि रास्ते में अपना ये है राजस्थान होके जाएंगे। तो राजस्थान में एक रणथंभौर किला है, रणथंभौर का एक शासक है जिसका नाम हम्बीर है। हम्बीर को हराना बहुत जरूरी है। तो इसके मैंने कारण बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, है ना? अलाउद्दीन खिलजी अपनी मतलब नीति का विस्तार करना चाहता था और ये रणथंभौर का किला अपनी सामरिक महत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। रणथंभौर का किला, और किसके लिए? रणथंभौर का किला जो दिल्ली से गुजरात और मालवा के बीच में पड़ता था। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जी का भी बदला लेना चाहता था, जलालुद्दीन खिलजी का, है ना?
और एक मोस्ट पॉइंट था कि अपने हम्बीर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही थे, याद है मंगोलियन 2 विद्रोही बताए थे, मोहम्मद शाह और कैबरू, इन दोनों को शरण दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे बोला तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ, तो किसी की भी नहीं सुनता। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण दे दी। अब इधर से युद्ध छिड़ गया। जब जलालुद्दीन खिलजी 1198 में से ही युद्ध होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, ये जो मेन युद्ध था वो 1301 का ही था। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पहले युद्ध किया, कुछ भी नहीं हुआ, चले गए। उस युद्ध में कौन थे इनके सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम बताओ। नुसरत खां, अलफ खां और उलुफ खां। एक और थे जो अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसमें आएंगे। अपने अलाउद्दीन खिलजी के इनके 4 प्रमुख सैनिक थे, इनमें से 3 आगे भैया हम्बीर से लड़ने। इधर हम्बीर के थे धर्म सिंह और भीम सिंह। जब युद्ध हुआ तो ये सेना मैंने बताया था कि वापस लौट के जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, ये सारा सामान लूट के चले गए इनसे, तो ये पीछे से आके अटैक कर देती है। तो जिस अटैक में नुसरत खां और भीम सिंह मारे जाते हैं, बचे इनके अलफ खां, उलुफ खां, उधर से धर्म सिंह। जब हम्बीर को पता, धर्म सिंह ने फिर इनको भगा दिया। उसके बाद हम्बीर को पता चलता है कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई है, इस कारण वो धर्म सिंह को क्या करता है, सेनापति के पद से हटा देता है कि हटो। उधर कौन आ जाता है, भोज। जब भोज आता है तो फिर उससे कोई भी जो वहां का जो सिस्टम था वो संभाला नहीं जाता, तो वापस धर्म सिंह आते हैं। धर्म सिंह वापस आते हैं तो क्या होता है, भोज अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और बोलता है आप किस कैसे सम्राट हो, कि एक बार रणथंभौर पर अटैक किया और अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई, आप वापस आ गए, आप अपने आप को सिकंदर कहते हो। ये बाकी सुन के अलाउद्दीन खिलजी का जो खून है, रक्त, वो खोल जाता है और वो वापस आक्रमण करने चला जाता है 1301 में। फिर क्या होता है, इधर 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आता है तो वो 8-9 महीने बैठते हैं उधर। फिर उनको लगता है अपनी पूर पड़ने वाली नहीं है, तो वो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, टाट कमंडल उठाया और चले गए वापस। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही साथे दिमाग का व्यक्ति था। उसने कहा कि घर का भेदी लंका ढाए। मुहावरा तो सुना होगा कि हम्बीर से अपन क्या करते हैं, मित्रता संधि करने का प्रस्ताव हम्बीर के आगे रखते हैं, सामने रखते हैं और उधर से किसी को बुलाते हैं। उधर से संधि करने कौन आए, रतिपाल, रणमल 2 थे। तो रतिपाल जब संधि करने आए थे तो हम्बीर अलाउद्दीन ने क्या बोला था रतिपाल को कि भाई तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम मेरे से मिल जाओ। तो रतिपाल को लालच आया, तो रतिपाल ने क्या किया, राजा बनने की चाह में अपने साथ रणमल को मिलाया। और इसने बताया था, रतिपाल ने क्या बताया था कि अंदर जो खाना पीना है वो लगातार 5 साल तक तुम बैठे रहोगे तब भी रखा रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, गाय की हड्डियों का, गाय की हड्डियों का चूर्ण मिलवा दिया। किसमें मिलवाया, जो वहां पे अनाज रखा हुआ था उसमें गाय की हड्डियों का चूर्ण मिलवा दिया, और जो पानी था उसमें क्या, रक्त मिलवा दिया। याद रहेगा। इससे क्या हुआ, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, भैया हम तो नहीं खा सकते। अब हम भी भाई शासक था, उसके जो राज्य में, उसके जो घर में, मतलब महल में जितना भी था उसने जनता के लिए खाने के लिए दे दिया। अब इधर क्या हुआ, हम भी शासक युद्ध करने क्यों नहीं जा रहा था, उनकी बेटी का नाम क्या था, देवल दे के कारण कि अभी इसकी शादी नहीं हुई तो अविवाहित इसलिए क्या नहीं कर सकती, जौहर। पहले क्या हुआ बताया था ना, पहले के राजा ऐसी स्थिति आती थी तो जिनकी जो राजकुमारियां जो अविवाहित होती थी उनको किसी गुप्त रास्ते से उनके मामा जी या फिर बुआ जी के घर पे निकाल दिया करते थे। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि देवल दे को निकाला जाए। तो देवल दे ने क्या किया, पदम तालाब में, किसमें, पदम तालाब में कूद कर क्या कर लिया, जल जौहर आत्महत्या कर ली, जिसको जल जौहर बोला जाता है। ठीक है, पदम क्वेश्चन आता है किस शासक की राजकुमारी ने किस तालाब में कूदकर आत्महत्या की, तो हम्बीर की ने नाम था पदम देवल दे और तालाब का नाम था पदम तालाब। ओके, इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि हम्बीर की रानी रंग देवी जौहर करती हैं और हम्बीर क्या करते हैं, केशरिया। जब जौहर केसरिया एक साथ होता है उसको क्या बोला जाता है, साका। याद रहेगा, इतना अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं और आप एक बार रिवीजन कंप्लीट हो गया, इसको लिख देते हैं। अपन जो लिखवा रहे थे उसमें आगे लिखो, पिछली वीडियो में यहां से ही लेंगे था, नुसरत खां तथा भीम सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, है ना। सेकंड पॉइंट क्या था, क्यों, क्योंकि रतिपाल व रणमल, किसने, रतिपाल व रणमल ने हम्बीर के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, अगला लिखो। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में राजस्थान, ये मोस्ट लाइन है,
राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। ओके, पूरी ही मोस्ट है जिसमें रंग देवी ने जौहर तथा हम्बीर ने केसरिया किया। हम्बीर ने याद रहेगा कि नुसरत खान तथा भीम सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। रतिपाल और रणथंभौर ने क्या किया, हम्बीर से विश्वासघात कर दिया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ, जिसमें क्या हुआ, अपने जो हम्बीर थे उन्होंने क्या किया, केसरिया, और अपनी जो रंग देवी थी उन्होंने जौहर किया। इतना याद हो गया भैया। अपन को पता होना चाहिए कि ये सब बात सही है या गलत, तो अपन को पता कैसे चले। तो अपने एक राइटर थे जिनका नाम क्या था, अमीर खुसरो। क्या, अमीर खुसरो। इस शाखा का वर्णन अमीर खुसरो, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में। खुसरो की पुस्तक का नाम क्या है, खजाइन उल फुतूह। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम क्या है, खजाइन उल फुतूह में मिलता है। ठीक है, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम क्या है, खजाइन उल फुतूह। और ये फारसी भाषा में, कौन सी, फारसी भाषा में जौहर की प्रथम जानकारी है। ओके भैया, यूं सीधे सीधे 5 पॉइंट है कि रणथंभौर में चौहानों का इतिहास, ये तो अपन को है कि नुसरत खान तथा भीम सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद क्या हुआ, रतिपाल रडमल ने क्या कर दिया, अपने हम्बीर जी को क्या दे दिया, धोखा, उनके साथ क्या किया, विश्वासघात। उसके बाद अपने राजस्थान का 1301 ईस्वी में रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ, जिसमें रंग देवी ने जौहर किया, अपने हम्बीर जी केसरिया करते हुए शहीद हो गए। इस शाखे का वर्णन अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह, उसमें बताया जाता है। इतना पता चल गया। इसके बाद इतना एक बार याद कर लीजिए। इसके बाद होगा अलाउद्दीन खिलजी। भैया इसने क्या किया, अब रणथंभौर पे क्या कर लिया, पर अधिकार कर लिया, तथा यह किला किसको सौंप दिया। भाई नुसरत खान तो खत्म हो गए, ये किला तो किसको सौंपेंगे, उलुग खां को सौंप दिया। क्या कर दिया, सौंप दिया। याद रहेगा कि अपने अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया, और ये किला किसको सौंप दिया, उलुग खां को। इस पे ये दिख तो रहा है ना, चलो ऊपर लिखा देते हैं। ये तो आपने लिख लिया होगा, एक लाइन है कि इतना कुछ हो गया। इसके बाद क्या किया, अमीर खुसरो जी ने, इतने पे अमीर खुसरो ने बोला, अमीर खुसरो ने कहा, ओके, कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, ये फेमस बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। नॉर्मल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, किसने बोला, तो दे देते हैं मोहम्मद नैसी, सुरमल मीशर, अमीर खुसरो, या फिर कोई भी बांकीदास जी, कुछ भी कर सकते हो। तो अपन करेंगे अमीर खुसरो, ये वाली याद हो जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ याद हो रहा होगा। ठीक है, अब ये पढ़ लिया, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया, अब लिखेंगे हम्बीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या ली थी, हम्बीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों में लिखेंगे कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, श्रृंगार हार। फर्स्ट उपलब्धि है कि श्रृंगार हार पुस्तक लिखी। कमेंट में अर्डोराज जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी वो जरूर लिखिएगा प्लीज। श्रृंगार हार पुस्तक लिखी।
सेकंड, कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया। कौन से यज्ञ का? कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया। अब कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया, अब इस यज्ञ को किया किसने? पुरोहित कौन थे इस यज्ञ के? पुरोहित थे अपने विश्वरूप। कौन थे? विश्वरूप। याद रहेगा कि श्रृंगारहार पुस्तक लिखवाई थी, कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वरूप। और अपने पिता जयद्रथ सिंह के शासनकाल की याद में, किसमें? याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया। छतरी बनवाई। ओके, इतना याद रहेगा। और ये इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इसमें इन्होंने क्या किया? श्रृंगारहार पुस्तक लिखी, कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके पुरोहित अपने कौन से? विश्वरूप। उसके बाद अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में उन्होंने 32 साल तक शासन किया था। उनकी 32 साल के शासनकाल की याद में 32 खंभों की क्या बनवा दी? छतरी। ये इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। इसमें इनके विद्वान लिखो। इनके दरबार में विद्वान कौन कौन रहा करते थे? दरबारी विद्वान थे राघव देव, जो कौन थे? इनके गुरुजी। कौन थे? ये गुरुदेव थे, गुरुजी। ओके। सेकंड है बीजादित्य। ओके। तो दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? राघव देव, बीजादित्य, जिसमें राघव देव इनके गुरुदेव जी थे। ओके, याद रहेगा। हम्पी की सांस्कृतिक उपलब्धियां, श्रृंगारहार पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और क्या करवाया था? कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसके पुरोहित कौन से? विश्वरूप। इन्होंने अपने पिता जयद्रथ सिंह के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवा दी। 2 दरबारी विद्वान थे, राघव देव, बीजादित्य। अपने जो राघव देव थे वो इनके गुरुदेव थे। याद रहेगा। ओके, एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हेडिंग डालो, हम्पी का मूल्यांकन समझते हो कि भैया हम्पी पे कुछ मतलब हम्पी कैसा था, इसके बारे में मतलब अपन क्या अपने सुझाव में क्या मतलब वो रहेंगे। तो पहला देखो, इसको मैं बोल देती हूँ, लिखते हुए मुझे भी टाइम लगेगा और आपको भी। इसे आप एक बार लिख लीजिए। हम्पी पे कर बढ़ाने तथा, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, हम्पी पे कर बढ़ाने तथा हट के लिए, हम्पी पे कर बढ़ाने तथा हट करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उनको इन आरोपों से मुक्त किया जाता है। अब बताते हैं कि कैसे मुक्त किया जाता है। देखिए, इसका ये आंसर है। ये क्वेश्चन है कि हम्पी पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए आरोप लगाया जाता है। अब फिर जस्ट साथ में लिख दिया, लेकिन उनको मुक्त किया जाता है इन आरोपों से। अब क्यों? अब आगे लिखिए कि कर उस समय बढ़ाए गए थे जिस समय युद्ध चल रहा था। कर उस समय बढ़ाए गए थे जिस समय युद्ध चल रहा था, तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम्पी पे हट करने और कर बढ़ाने के लिए आरोप लगाया जाता है। तो अपन क्या करेंगे? उनको इन आरोपों से मुक्त कर देंगे आज। क्यों? क्योंकि हम्पी ने कर उस समय लगाया था जब युद्ध चल रहा था, और जब युद्ध चल रहा होता है तो भैया धन की आवश्यकता होती है, और धन की आवश्यकता होती है, ऐसे जितने भी राजा होते हैं वो सभी कर लगाते हैं इस टाइम पे। अगला नेक्स्ट पॉइंट सेकंड डाल के लिखिए। सेकंड पॉइंट डालिए, शरणागत की, उसमें पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए कि हम्पी ने युद्ध से पहले कभी भी कर नहीं लगाया था। अब लिखिए सेकंड, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति के मूल्य थे, आदर्श माने जाते थे। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था, तथा हम्पी इसी आदर्श का पालन कर रहे थे। थर्ड पॉइंट लिखो, उनकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा करना, उनकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करना,
ना केवल अविस्मरणीय है, ना केवल अविस्मरणीय है बल्कि उन्हें प्रथम पंक्ति में खड़ा भी करता है। उनकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा करना, उनकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा करना करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करना ना सिर्फ अविस्मरणीय है बल्कि उन्हें क्या करता है, प्रथम पंक्ति में खड़ा करता है। अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ। किसी कवि ने खूब ही कहा है, किसी कवि ने खूब ही कहा है कि सिंहगमन सतपुरुष वचन, कि सिंहगमन सतपुरुष वचन, ओके, कदली फले एक बार, ओके, कि सिंहगमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े ना दूजी बार। भैया क्वेश्चन आता है कि सिंहगमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े ना दूजी बार किस शासक के लिए कहा है? मैंने पहले ही बोला था कि हम्बीर एक बार कमिटमेंट कर देता था तो फिर उसको वापस नहीं लेते थे, तो इनके लिए बताया गया है कि जिस प्रकार सिंह का चलना जाना सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, सतपुरुष के जो वचन और कदली पेड़ पे जो फूल पत्तियां कली खिलती है वो एक ही बार खिलती है। तिरिया हतार्थ जब किसी बच्ची का विवाह होता है तो उसमें तेल एक ही बार चढ़ता है, उसी प्रकार एक बार जब हम्बीर की जो हट है हम्बीर के दिमाग पे चढ़ जाती है या फिर कोई कमिटमेंट कर देता है तो फिर वो दूसरी बात किसी की भी नहीं सुनते। ये एक बार याद कर लीजिएगा। इसके बाद हो गया, अब अपन हम्बीर के विद्वान और लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हम्बीर के लिए कौन कौन सी पुस्तक किस किसने लिखी थी, ठीक है। हम्बीर से संबंधित पुस्तकें ये लिख लिया, इसको एक बार इरेज कर दीजिए। हम्बीर से संबंधित पुस्तकें, हम्बीर से संबंधित पुस्तकें भैया किसी भी शासक की हो जरूर याद करना, मेंस में, इसमें, प्री में, कोई सा भी एग्जाम हो पुस्तकें जरूर आती है। तो अपने पहली पुस्तक है हम्बीर जी के लिए लिखी थी, इनका नाम था नयन चंद्र सूरी है, तो अपन को पता है जैन मुनि होंगे। अब इन्होंने जैन मुनि है तो इन्होंने क्या लिखा, हम्बीर महाकाव्य। नैनचंद सूरी ने क्या लिखा, हम्बीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य। इसके बाद सेकंड है सारंगधर और थर्ड आए थे जोधा अकबर। सुना है? ये वो वाले जोधा अकबर नहीं है, जिसे जोधा राजा, ओके। तो सारंगधर और जोधा राज ने क्या लिखा, हम्बीर रासो। नयनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य, नयन याद रखना, नयनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य। अपने सारंगधर आए, जोधाराज आए, सारंगधर और जोधाराज, इन्होंने क्या किया, जोधराज ने तो हम्बीर रासो लिखा था, ओके। नयनचंद सूरी हम्बीर महाकाव्य, सारंगधर और जोधाराज ने क्या लिखा था, हम्बीर रासो। इसके बाद आया फोर्थ चंद्रशेखर। भैया हम्बीर जी हमारे हटी थे तो इनके बारे में कुछ हटी इंसान, चंद्रशेखर अपन को पता है ना बहुत बड़ी क्रांतिकारी थे, तो चंद्रशेखर में क्या थी, हट्टी, याद है ना, बहुत हट्टी थे। तो चंद्रशेखर ने क्या लिखा है, हम्बीर हट, याद रहेगा, हम्बीर हट किसने लिखी है, चंद्रशेखर। इनके बाद है फिफ्थ अमृत कैलाश ने क्या लिखा था, हम्बीर बंधन। अमृत कैलाश पर्वत से रिलेटेड होता है, उन दोनों के बीच में बंधन होता है, इसीलिए अमृत कैलाश ने क्या लिखा, बंधन। याद रहेगा कि कैलाश पर्वत पे अपने भोलेनाथ रहते हैं और अमृत और विष का वो याद है सावन में जो समुद्र मंथन हुआ था, तो याद रखना अमृत और कैलाश के बीच में क्या है, बंधन। अमृत बंधन हम्बीर बंधन किसने लिखा, अमृत कैलाश ने। सिक्स रहेगा कि भांडव थे, इन्होंने क्या लिखा था, भांडव व्यास, हम्बीर रायण। अब देखो कि नैन कैसे है, महान, तो नैनचंद सूरी ने क्या लिखा, हम्बीर महाकाव्य, ओके। इसके बाद सारंगधर हम्बीर रासो,
मतलब जब हम सारंगी सुनते हैं तो हमें उसमें रास आता है, ऐसे ही कुछ कर लेना, सारंगधर हम्बीर रासो और जोधाधर हम्बीर रासो, जोधाराज हम्बीर रासो। ओके, तो अपने रहेंगे नहन चंद सूरी, नहन महान है तो नहन चंद सूरी हम्बीर महाकाव्य, सारंगधर और जोधाराज हम्बीर रासो। उसके बाद चंद्रशेखर, हम्बीर थोड़े हटी थे, चंद्रशेखर भी हटी है, तो चंद्रशेखर ने क्या लिखा, हम्बीर हट, हम्बीर हट। इसके बाद अमृत केलास ने लिखा था हम्बीर बंदन, अमृत और कैलाश पर्वत के मध्य में एक बंदन है, तो उन्होंने क्या लिखा, अमृत कैलाश है हम्बीर बंदन। और भैया भट्टो व्यास, व्यास गद्दी पर जब अपन बैठते हैं, अपन नहीं, पंडित जी महाराज जब व्यास गद्दी पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, है ना। तो हम्बीर रायट किसने लिखा, भंडो व्यास ने। तो ये सारा कुछ आप लोगों को आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। आपको अगर ये देखो, पहले तो अगर थोड़ा सा समझ में आए, थोड़ा भी समझ में आए तो प्लीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं, 5 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज 5 लोगों को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। अगली क्लास, अगले नेक्स्ट डे।